अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे एमसीक्यूज़। पास्ट पेपर्स में ये बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ हैं, तो हम आज करेंगे 31। 30 हमारे हो चुके थे, 60 तक हैं ये एमसीक्यूज़। तो 31 है आज। इफ़ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ कार एंड चेंजेस इट्स मोमेंटम फ्रॉम 36 किलोग्राम मीटर पर सेकंड टू 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक कार है, उसके ऊपर हमने 12 न्यूटन फोर्स लगाई है और उसका मोमेंटम चेंज हुआ है ये 36 किलोमीटर पर सेकंड से 60 किलोमीटर पर सेकंड। द टाइम ड्यूरिंग विच दिस चेंज अकर्स विल बी। अब ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है। तो अब इसमें हमारे पास ये हमने पढ़ा हुआ है इम्पल्स आई किसके इक्वल होता है, एफ क्रॉस टी के, और एफ क्रॉस टी किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे देखें टाइम को हमने सेपरेट किया, एफ जो है वो नीचे डिवाइड हो गया। अब सारी वैल्यूज़ जो गिवन थी वो यहाँ पे पुट कर दी। फाइनल मोमेंटम कितना था 60 और इनिशियल 36 और फोर्स 12 न्यूटन, तो ये 24/12 आ गया। तो 12 1 ज़ार 12 2 ज़ार 24, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन डी जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। और इसमें कंजर्वेटिव फोर्स का आपने पढ़ा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स वैल्यू फॉर द सरफेस ऑफ द मून इज़। अब यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी है सरफेस ऑफ द अर्थ वो होती है 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब जो जी की वैल्यू है हमें पता है कि वो मून पे डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी मून पे डिफरेंट होगी। तो हमारे पास ये है 11 किलोमीटर पर सेकंड, बी है 10.4 किलोमीटर पर सेकंड, सी है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, डी है 4.3 किलोमीटर सेकंड। तो एग्जैक्ट आंसर कौन से वाला है, ऑप्शन सी, यानी कि 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद हम आगे आते हैं 34 पर। व्हेन द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस आर इक्वल। अगर एक इक्वेशन है उसकी जो डायमेंशंस हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें दोनों की अगर डायमेंशन सेम है तो हम क्या कहेंगे, दैन द इक्वेशन इज सेड टू बी। ए है सिमिल्टेनियस, सी है इंस्टेंटेनियस, बी है होमोलोजियस, डी है होमोजीनियस आएगा, होमोजीनियस, और ये क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो होमोजीनियस होगा। हमने ये डायमेंशंस में देखा हुआ है कि दोनों साइड्स पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन की क्या है, इक्वल होनी चाहिए। तो होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं उसको, या हम कहने के कि डायमेंशनली ये करेक्ट, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि इसकी दोनों साइड्स बराबर हैं। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 35 है रेडिएशन इज़ अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, विच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। इसको हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। हाउ मैनी डिग्रीज आर इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितनी जो हैं वो रेडियंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 डिग्री है तो उसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, रेडियन आ जाते हैं। तो इसमें कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, पाई बाय 180, ऑप्शन सी। उसके बाद 36 है एन एलिवेटर इज़ मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी। एक एलिवेटर है, इसमें फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं, क्या होगा उसकी वेलोसिटी वी है, वो अपवर्ड मूव करेगी एलिवेटर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ पर्सन ऑफ मैस एम इनसाइड द एलिवेटर ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अब अपवर्ड मोशन जब करेगा एलिवेटर तो उस वक्त जो मैन की वेट होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा। तो देखें वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब यहाँ पे आता अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी ना होती तो एम जी प्लस एम ए होता, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने से आपको पता है एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो एम ए की वैल्यू आ जाए वो ज़ीरो हो जाती है और एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन बी। 37 है एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर
experience a retarding force F from a fluid of coefficient of viscosity eta when moving through the fluid with speed v. What is the ratio of retarding force to speed? हमें ये बता दिया गया है कि एक स्फेरिकल शेप है, मीन्स के बॉल की तरह इसकी जो गोलाई सतह है वो उसका रेडियस r है, उस पर फोर्स लग रही है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और फ्लूइड में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है। तो आपने बताना है कि रेशो रिटार्डिंग फोर्स टू स्पीड कितनी होगी। देखें f हमारे पास जो फोर्स होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी टी कह ले, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब स्पीड है, स्पीड होती है v को इसके साथ लाएंगे तो v और वी टी कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास व्हेन द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट विल फॉल विथ। अच्छा जी, ये हमारे पास देखें कह रहा है कि जब ड्रैग फोर्स जो है वेट के इक्वल हो जाती है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है? वो कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता है? मूव करना शुरू कर देता है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी। A simple pendulum length L with bob of mass m is slightly displaced from its mean position so that its string makes an angle theta with vertical line as shown in the figure। देखें स्लाइटली इसने इधर मूव किया है तो यहाँ पे एंगल थीटा बन गया। अब क्या द बॉब ऑफ पेंडुलम रिलीज, जैसे ही हमने बॉब को छोड़ा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क with which the bob starts to move towards the mean position। अब ये mean position की तरफ आएगी तो हमारे पास इसमें से कौन सा रिलेशन बनेगा? mgl, c है 0, b है mgl sin थीटा, mgl cos थीटा। तो cos थीटा और sin थीटा का रिलेशन तो आएगा क्योंकि एंगल क्रिएट हो गया है। अब देखें जो टेंशन होती है वो अपवर्ड होती है और यहाँ पे जो mg cos थीटा था वो क्या था? डाउनवर्ड था। तो ये वाली तो ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। अब ये वाला बचा। अब टॉर्क होता है r क्रॉस f, तो यहाँ पे क्या है? लेंथ है और फोर्स क्या है? mg है। तो एल mg हो गया, ये हो गया साइन थीटा। मीन्स कि इस तरह की जो इस तरह मोशन जब करेगा तो आपको पता है कि वो साइन थीटा ही आएगा क्योंकि टॉर्क में भी क्या होता था? आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास के द वेलोसिटी ऑफ ब्लड, द डेंसिटी ऑफ ब्लड, डेंसिटी ऑफ ब्लड जो है वो क्या है? ए है लेस देन वाटर, बी है नियरली इक्वल टू वाटर, सी है ग्रेटर देन वाटर, डी है 3 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। तो ये चीज़ याद रखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम है और जो डेंसिटी ऑफ ब्लड है वो है 1050 किलोग्राम पर वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड की डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या है? ग्रेटर है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी। आगे है 41 है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड सर्कुलर कॉइल इज़ डबल। अगर हमारे पास ये n है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हाँ बढ़ा देते हैं। तो बट द करंट इन द कोयल एंड द रेडियस ऑफ द कोयल रिमेन्स द सेम, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कोयल। तो अगर हम यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n की जगह अगर 2n लिख देते हैं, क्या करते हैं? क्या नंबर ऑफ टर्न्स को 2l कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये 2n लिख दें तो जो b होगी मैग्नेटिक डेंसिटी कह लें वो क्या हो जाएगी? वो भी 2 टाइम्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी डबल, ऑप्शन डी। 42 है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स टू टेक प्लेस द रिक्वायर्ड कंडीशन इज। अच्छा जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? पहली है द पाथ डिफरेंस ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम द 2 सोर्स मस्ट बी लार्ज, नहीं। बी है द इंटरफेयरिंग वेव मस्ट बी नॉन कोहेरेंट, नहीं। द लाइट वेव्स मे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, नहीं। द लाइट कम वेव्स मस्ट कम फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए और तब हमारे पास क्या होगी? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी। उसके बाद है कि प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्टिकल के अराउंड लाइट का बेंड हो जाना है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिक शैडो, और
स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स क्या हो जाएगी, वो ज्योमेट्रिक शेडो में बन जाएगी ऑफ एन ऑब्स्टिकल का। अब देखें कोई बॉल पड़ी हुई है और बॉल पे क्या हुआ कि हमने एक लाइट जो है उसके ऊपर फॉल की है, तो क्या होगा कि वो जो लाइट है वो उस ऑब्स्टिकल बॉल के अराउंड क्या हो जाएगी, वो आप कह लें कि बेंड हो जाएगी और उसका जो शेडो है बॉल का वो आगे बन जाएगा। तो अब लाइट की प्रॉपर्टी ये क्या होगी, ये प्रॉपर्टी होगी उसकी डिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन ए। उसके बाद है नंबर 44, द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस कॉल्ड, कि हम आम आँख जो होती है जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि उसका इमेज बनता है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका इमेज आपकी आई पे बनता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे वाक़या है, एक ख़ास डिस्टेंस पे वाक़या है ना। तो अब वो हमें क्लियरली आप कह लें कि डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो बन रहा है हमारी आई पर। तो तो इस सारी डेफिनेशन को हम क्या नाम देंगे, ए है लीस्ट पॉइंट, बी है नियर पॉइंट, सी है फार पॉइंट, डी है डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमारे पास सी क्या होगा, नियर पॉइंट। 45 है, a source of sound wave emits wave of frequency f, if v is the speed of sound waves then what will be the wavelength of the waves। तो ये देखें सोर्स ऑफ साउंड वेव्स है और उसकी फ्रिक्वेंसी एफ है और वो उसकी वेलोसिटी वी है, उसके साथ मूव कर रहा है। तो उसमें हमारी जो वेवलेंथ ऑफ द वेव्स है वो क्या होगी, ए है वी एफ, बी है वी माइनस यू नॉट एफ, सी है वी ओवर एफ, डी है वी माइनस यू नॉट ओवर लैम्डा। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी। 46 पे आते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार लाइट इज मेजर्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ द लाइंस एज द सोडियम लाइन इज फाउंड टू बी 589 नैनोमीटर। कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार्स लाइट है इसको हमने मेजर किया है और वेवलेंथ ऑफ वन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम सोडियम इज फाउंड वो कितना है, 589 नैनोमीटर है। द सेम लाइन हैज़ द वेवलेंथ ऑफ 497 नैनोमीटर व्हेन ऑब्जर्व्ड इन द लेबॉर्ट्री। और लेबॉर्ट्री में हमने कितना वेवलेंथ ऑब्जर्व किया, 497 नैनोमीटर। दिस मीन्स दैट स्टार इज ए मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सी ए स्टेशनरी, बी है मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, डी है रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। देखें अब जूँ के 589 नैनोमीटर की बात की गई है, तो ये जो है ये वेवलेंथ जो है ये रेड कलर की तरफ मूव करती हुई जा रही है ये वेवलेंथ। अगर तो ये 589 यानी कि रेड कलर की तरफ जो है वो मूव करेगी वेवलेंथ, तो हम कहेंगे कि ये जो स्टार्स है ये मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। 47 है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ द रेशियो ऑफ मास टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 1/4। तो कह रहा है कि आपने टाइम पीरियड बताना है मैस स्प्रिंग सिस्टम का अगर मैस टू स्प्रिंग रेशियो 1/4 हो। तो यहाँ पे देखें स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मैस है, मैं इनकी दरमियान रेशियो कितनी है, 1/4। ये हमने लिख लिया, 1/4 लिखा तो ये 1/2 का स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो गया इसके साथ, 1/2 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ पाई बच गया। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। 48 है, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन इन फिगर। हमें पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में की जो वेव है वो यहाँ पे है एट व्हाट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने बताना है कि किन किन पॉइंट पे जो है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अब देखें ये डिस्प्लेसमेंट को ये लाइन शो कर रही है, ये यहाँ से ओरिजिन है 0। तो यहाँ पे देखें एक तो ये जब टाइम जो था 0 था उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इसका मतलब t/2 के दरमियान 0 हुआ, फिर ये यहाँ पहले यहाँ पे क्या t यानी कि t/2 और 0 पॉइंट पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद आ जाते हैं 49 की तरफ आ जाते हैं। अ वायर इज स्ट्रेच बाय फोर्स विच काजेज एन एक्सटेंशन। हमने वायर को फोर्स की वजह से क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, वायर को एक्सटेंशन दे दी। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट ओनली व्हेन, अब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी उस वायर में वो किस वजह से होगी, किसके इक्वल होगी। द एक्सटेंशन ऑफ वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब जितनी भी एक्सटेंशन हुई है वो फोर्स की वजह से हुई है। बी है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर रिमेंस कांस्टेंट। इस दौरान जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा।
द वायर इज़ नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, अपनी इलास्टिक लिमिट से क्रॉस नहीं करेगी जितनी फोर्स लगा रहे हैं। डी है द वेट ऑफ द वायर इज़ निग्लिजिबल, वेट ऑफ वायर जो है वो निग्लिजिबल है। तो यहाँ पे देखें तो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो क्या हुई है, वो उस वजह से हुई है द एक्सटेंशन ऑफ वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ऑप्शन ए। 50 पे आ जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहली है इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच एनेबल्स बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक नहीं, ओरिजिनल डायमेंशंस में इलास्टिसिटी में ऐसा होता है कि दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाती है, ये ठीक है डेफिनेशन। बी इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट डज नॉट अलाउ इट टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। नहीं, इलास्टिसिटी में ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो दोबारा अपनी ओरिजिन में अपनी पहली वाली पोजीशन हासिल कर लेता है। सी है इलास्टिसिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट अलाउज इट टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। एंड डायमेंशंस, और डायमेंशंस में भी आफ्टर स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड, और जब हम स्ट्रेस को फोर्स को रिमूव करते हैं तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। डी इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट ओबेज हुक्स लॉ। भाई ओबे हुक्स लॉ उस वक्त होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मीन पाथ के अराउंड क्या करें, मूव करवाएं, तो उस वक्त होता है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो उसकी सी है। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द कंटेनर। अब देखें यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस कि जो ये हमारे पास, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बस आपको पता होना चाहिए VnX स्क्वायर प्लस V2X स्क्वायर प्लस V3 सो ऑन VnX स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल से उसके डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपके पास ओवरऑल प्रेशर का जो फार्मूला है Px इज इक्वल टू रो, ये क्या एवरेज वेलोसिटी है, ठीक हो गया। मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस है, ठीक हो गया ये। उसके बाद 52 पे आ जाते हैं कि फॉर अ गैस ऑफ वॉल्यूम V in its equilibrium state if the pressure does change with time then total kinetic energy of gas is constant because, तो कह रहा है कि अगर जो है प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह क्या है, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, अगर कोलिजन होती है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। बी है कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स अकर लीनियरली। सी है कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, कोलिजन मस्ट बी इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन होती है तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर वे टू स्टडी द साइनसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज। अब यहाँ पे हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप देखी हुई है, उसमें जो हमारे पास वोल्टेज वाली लाइन है वो वाई वाली होती है, और टाइम वाली टाइम बेस्ड वोल्टेज जो होता है वो एक्स वाला होता है। तो हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वाई इनपुट एंड द टाइम बेस इज स्विच ऑन। कौन सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। 54 है, इलेक्ट्रॉन गन इन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंटेन्स। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है CRO में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ए फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड, एनोड्स। बी है कैथोड एनोड कैपेसिटर स्क्रीन, नहीं। सी है एमीटर बेस कलेक्टर, नहीं। डी है रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर, नहीं। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड एंड एनोड। आगे मूव करते हैं 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ मोर। तो आप देखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस में हुई है, इन सिस्टम ए, वो कह रहा है कि ये सिस्टम ए कह लें। कार्नट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता दोनों को देख के। इन सिस्टम बी में चेंज इज़ ज़ीरो इन बोथ केसेस, दोनों में ज़ीरो, क्योंकि बोथ आर साइक्लिक। देखें बोथ साइक्लिक हैं, इस वजह से हमारे पास ऑप्शन डी होगा। 56 है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ टू सिस्टम ए एंड बी आर प्लॉटेड अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द टू सिस्टम। तो यहाँ पे अगर देखें टू सिस्टम को कौन सही तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है। 57 की तरफ आते हैं। 57 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कर इज एन आइसोथर्मल। इसमें से आइसोथर्मल को कौन सी जो रिप्रेजेंट करी, अगर गौर से देखें तो ऑप्शन डी है। 58 है, इफ़ टू ए करंट पासिस थ्रू अ कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्टेन बैटरी। अगर एक रेजिस्टर में से 2 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, बैटरी कनेक्टेड है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय दैट
बाय द डबल रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं द करंट विल बी, तो करंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का और करंट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मतलब के डबल की है रेजिस्टेंस को तो हमारे पास जो करंट है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस सिलसिले में हमारे पास ए है 2 एम्पेयर, बी है 4 एम्पेयर, सी है 6 एम्पेयर, डी है 1 एम्पेयर। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी। 59 की तरफ आते हैं। 59 है इन हीलियम नियॉन लेजर पॉपुलेशन इन्वर्शन ऑफ डैश एटम इज अचीव्ड विच एमिट्स रेडिएशन व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड टू फॉल एट लोअर लेवल। तो ए है नियॉन, सी बी है हीलियम, सी है हीलियम एंड नियॉन, डी है क्रोमियम। तो यहाँ पे आएगा नियॉन। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए। लास्ट है 3 रजिस्टर्स ईच हैविंग वैल्यू आर कनेक्टेड। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में। फिगर में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई 2 पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। अगर उसको हम स्ट्रेट करें, सीधा करें, ऐसे इसको लें, तो देखा जाए तो ये तीनों किस में हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में जब कनेक्टेड होंगे तो हम टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं R1 R2 R3। तो ये रेजिस्टेंस भी सेम है तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 3R आ जाएगा। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का एपिसोड जो है अख्ताम पजीर हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। हमारा जो अभी जो हमारे सीरीज़ चल रही है वो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, साथ हम कंसेप्ट भी दे रहे हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको हर आने वाली नई वीडियोस के बारे में अलर्ट्स मिलती रहेंगी। थैंक्स।